दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक चैप्टर का आज हमारा 13th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि कैसे हम इक्वेशंस को लिखते हैं, कैसे रिएक्शन फोर्सेस को दिखाया जाता है और उनको फिर कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। आज का जो एपिसोड है इसमें फर्दर हम प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनहेंस हो। शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से कर रहा हूं और क्वेश्चन एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जो जैसे आप बहुत सारी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो लगी होती हैं उनके एंट्री पॉइंट पे ऊपर जो है एक स्लैब लगी होती है। वो बाहर की तरफ एक स्लैब निकली होती है, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग की वॉल है, सोचिए मैं इसका 2D डायग्राम बना रहा हूं। ये कोई वॉल है, यहां से आप एंटर ले रहे हो तो उसके ऊपर एक स्लैब लगी होती है और उस स्लैब के ऊपर एक स्ट्रिंग लगा के यहां पे हम लोग जो है उसको बांध देते हैं। कई बार 2 स्ट्रिंग लगी होती हैं साइडों में, ठीक है। जो स्लैब होती है उसकी जैसे 2 साइड है, एक साइड इधर से भी स्ट्रिंग लगा दी, इधर से भी स्ट्रिंग लगा दी, या कई बार सिंगल स्ट्रिंग लगी होती है मिडिल से, कई बार स्ट्रिंग लगी ही नहीं होती है, ठीक है। ये भी हम कई बार देखते हैं कि स्ट्रिंग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा आगे तक निकाला हुआ है तो जनरली यहाँ पे नीचे कुछ लोग पोल भी लगा देते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं सो दैट सपोर्ट रही। कुछ लोग सपोर्ट नहीं लगाते हैं, बस ये स्ट्रिंग लगा देते हैं। कई कॉलेजेस में जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बाहर इस तरह की स्लैब्स लगी होती हैं, आप देखना, कभी नोटिस करना। अब यहां पे सवाल यह है कि ये जो स्लैब हमने यहां पे लगाई है, जिसका मैं 2D डायग्राम बना रहा हूं, एक्चुअल में इसका जब 3D डायग्राम देखोगे ना तो 3D डायग्राम में कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस स्लैब को बनाऊं थोड़ा प्रॉपरली, ठीक है। तो जरा देखिए, ये मेरे पास स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है मेरे पास। अब सुनिए, इसका जो मिडिल पॉइंट है उससे हम एक स्ट्रिंग जो है वो यहां पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इसकी जो बाउंड्री है ये आपकी एक तरह से ये वॉल के साथ अटैच्ड है। ये बाउंड्री, ये वाला हिस्सा जो है, जो यहाँ पे वॉल होगी ना उसके साथ अटैच्ड है ये। और ये जो हिस्सा है स्ट्रिंग, ये भी वॉल के साथ बंधा हुआ है। वॉल कुछ इस तरह की है भाई, ठीक है। अगर आप 3D व्यू इसका अगर आप देखना चाहें तो इस तरह की ये वॉल लगी हुई है बिल्डिंग की। उसके बाहर ये स्लैब निकली हुई है और उसका मिडिल पॉइंट पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका मास जो है वो mg है और वो यहीं पे एक्ट कर रहा है। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहीं पे है जहां पे स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा mg हो गया इसका। अब स्ट्रिंग में टेंशन आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। मान लीजिए इसका मास जो है वो आपको दे रखा है, वो है भाई 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम की ये आपकी स्लैब लगी हुई है यहां पे, ठीक है। हमने इसको यहां पे फिक्स कर दिया वॉल के अंदर। तो यहां पे 2 फोर्सेस लगेंगे, एक आपका AY फोर्स लगेगा और एक आपका AX फोर्स लगेगा। मैं इस पॉइंट को A बोल देता हूं, ये आपका AX फोर्स लगेगा। 2 फोर्सेस यहां पे लगेंगे। स्ट्रिंग में टेंशन आएगी यहां पे, जरा देखिए B पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूं। इस B पॉइंट पे एक mg है और एक आपका टेंशन है। अब सवाल यहां पे यह है कि अपने को AX एंड AY की वैल्यू बतानी है। ये आपको दे रखा है और यहां से जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी 1 मीटर और ये जो हाइट दे रखी है ये भी आपको 1 मीटर ऊपर ही लगाई गई है। इससे 1 मीटर ऊपर ये स्ट्रिंग लगा दी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये आपका B पॉइंट और जो ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो वहीं का वहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, अपने को टेंशन की वैल्यू बतानी है और ये रिएक्शन फोर्सेस बताने हैं कि क्या होंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद इस B पॉइंट को आगे पीछे मूव करेंगे, ठीक है। सेम लाइन पे रहते हुए आगे पीछे मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली। मतलब आप सोचिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाऊं तो मैं बोल सकता हूं ये I कैप डायरेक्शन है, ये J कैप है और ये K कैप है, बाहर की तरफ K कैप है। तो इसको मैं K कैप की तरफ इधर उधर मूव नहीं कर रहा हूं, मैं इसको I कैप की तरफ ही मूव कर रहा हूं। X कोऑर्डिनेट ही इस पॉइंट का चेंज कर रहा हूं, इस B पॉइंट का। इसको आगे या पीछे उधर मूव नहीं कर रहा हूं। जो स्ट्रिंग लगी हुई है ना उसको इधर या इधर मूव नहीं करना है, उसको आगे या पीछे मूव करना है, बस इधर ले जाओ या फिर उधर ले जाओ, ठीक है। वो हम लेके जाएंगे, देखते हैं कि रिएक्शन फोर्सेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है और टेंशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टेंशन एंड रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये मेरा B पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पे ही लगा हुआ है तो इस केस में अगर हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखें तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा
ये जो एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो t साइन 45 डिग्री, वर्टिकल लिख लेते हैं पहले, तो t साइन 45 डिग्री ये हो गया, प्लस ए वाई, वाई डायरेक्शन में, दैट हैज टू बी इक्वल टू mg, ये बनना चाहिए भाई। और ax की जो वैल्यू आनी चाहिए, ax हैज टू बी इक्वल टू t बाई रूट टू, t cos 45 डिग्री, t cos 45 डिग्री ax के बराबर होना चाहिए। सही है भाई। अब हमें mg ही पता है, सिर्फ ax एंड t नहीं पता, तो मैं काम करता हूं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूं। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा, जो सपोर्ट पॉइंट है जिसको मैंने 2D में दिखाया है, उस सपोर्ट पॉइंट पे अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा तो ये बनेगा d इंटू एम जी, बाहर की तरफ आएगा भाई, तो mg इंटू 1, ये तो मेरा पॉजिटिव टॉर्क हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि d मेरा यहां से इधर है और mg नीचे है, तो d क्रॉस mg करोगे तो बाहर की तरफ टॉर्क आएगा। अच्छा, ये जो टेंशन है, टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ऊपर वाला, यही आपको केवल टॉर्क देगा इस पॉइंट के अबाउट। कितना देगा? d और f ऊपर है तो ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में कितना आएगा दोस्तों? माइनस, बताओ t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t साइन 45 डिग्री, तो t बाई रूट 2 हो जाएगी, इनटू ये लेंथ हो जाएगी 1, ठीक है भाई। तो ये आपका ऊपर की तरफ टॉर्क हो जाएगा, एंड दिस हैज टू बी 0, और तो कोई टॉर्क लगेगा नहीं भाई, तो यहां से सीधा सीधा t बाई रूट 2 की वैल्यू जो है वो mg के बराबर ही आ जाएगी। यहां से आप टेंशन निकाल सकते हो, तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट इज इक्वल टू m कितना है? 500, g मेरा 9.81, एंड रूट 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू आ रही है 500 इंटू 9.81 इंटू रूट 2, 6936.72, ये जो है ये इसके एक तरह से इतने न्यूटन की टेंशन आ गई है हमारे पास। अब समझिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। टेंशन आते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? ax निकल आएगा। ax की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500 इंटू 9.81। x कंपोनेंट जो आएगा फोर्स का, तो वो आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आएगा 4905 न्यूटन का, ये आपका ax आ गया। और ay अगर आपको निकालना होगा तो ay की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि mg की वैल्यू जो है वो t बाई रूट 2 के बराबर आ गई, तो कट जाएगा भाई, तो y डायरेक्शन में यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब ये जो सपोर्ट होगा, इस सपोर्ट पे केवल x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर मैंने इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है मेरा जहां पे स्ट्रिंग कनेक्ट है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पे लगा रखा है, तो, और ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 1 है, तो ठीक है, ये लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को इधर मूव करूं आगे की तरफ, या इस पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करूं, तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा और रिएक्शन फोर्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगले केस में सोचिए, मेरा mg यहीं पे है, mg तो यहीं एक्ट करेगा, बट जो ये b मैंने बांध रखा है स्ट्रिंग को, ये थोड़ा सा आगे से बांध देता हूं। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सिचुएशन क्या है जरा देखिए, अगर मैं सिचुएशन को फिर से दिखाऊं तो अब जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है, देखते हैं कि बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। ये मेरे पास स्लैब था, अब हमने क्या किया, हमने g तो हमारा यहीं पे था भाई, mg मेरा यहीं पे एक्ट कर रहा है, यहां पे आपका जो है ये ax हो गया, और ये जो है ऊपर की तरफ ये आपका ay हो गया, ठीक है। और यहां पे हमने स्ट्रिंग बांध रखी है, और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, ये है आपकी 1.5 मीटर, ये जो पूरी लेंथ है ये है आपके पास 1.5 मीटर, सही है जी। अब जरा देखिए, ये है मेरी टेंशन T, ठीक है। अब आपको अगेन T वगैरह कैलकुलेट करना है, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा इसके साथ, अब वो थीटा हम कैलकुलेट कर ही लेंगे भाई, ये हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर है, ठीक है, ये 1.5 मीटर है, तो ये थीटा हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब फिर से इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ay प्लस t साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इस बार क्या बनेगा? रूट ऑफ 3.25। अब बोलोगे सर कैसे? 1.5 लेंथ है ना ये, तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3.35 हो गया, 3.25 हो गया, उसका रूट ले लो, तो ये आ जाएगा t साइन थीटा।
तो ए वाई हो गया, ये टी साइन थीटा हो गया, दिस हैज टू बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक्स कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट में टी कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा 1.5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3.25। ये मेरा टी कोस थीटा हो गया। इट हैज टू बी इक्वल टू ए वाई। ये लो जी। अब आइए अगला, अगर मैं टॉर्क निकालूं इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क में एक तो mg का आएगा, mg इंटू 1, ये तो इसका हो गया, माइनस t अपॉन रूट 3.25 t साइन थीटा होगा ना ये वाला कंपोनेंट, इंटू 1.5 एंड इक्वल टू 0 कर दो। सही है, तो यहां से आप देख सकते हो t की जो वैल्यू आएगी वो अब आएगी mg इंटू रूट ऑफ 3.25 डिवाइड बाई 1.5। अब जरा देखते हैं ये पुराने वाली टेंशन से ज्यादा है या कम है, तो हमने टेंशन निकाल दी भाई। ठीक है, अब जरा देखिए जो वैल्यू निकल के आ रही है, m की वैल्यू है 500, g की वैल्यू 9.81 और रूट के अंदर क्या है 3.25 और डिवाइड में क्या है जरा बताइए, डिवाइड में है 1.5। इससे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 5895 न्यूटन। अब ये देखो, ये यहां पे 69363 थी, अब ये कम हो गई है। आप बोलोगे सर ये टेंशन कम कैसे हो सकती है? क्योंकि जो y कंपोनेंट है अब वो जीरो नहीं रहा, इधर भी कोई ना कोई फोर्स अब आ गया है। एक तरह से पूरा फोर्स स्ट्रिंग पे नहीं जा रहा। अब जो y कंपोनेंट, पिछले में देखो y कंपोनेंट जीरो था, तो जो भी mg वाला जो डाउनवर्ड था उसका अपवर्ड कंपोनेंट, उसको बैलेंस कौन कर रहा था? t का कंपोनेंट ही बैलेंस कर रहा था यहां पे। अब क्या हुआ है, अब आपका एक तरह से ये समझिए कि टेंशन जो है वो कम हो गई है। इसका मतलब y कंपोनेंट भी कुछ ना कुछ आएगा। कैसे आएगा यहां से पता चल जाएगा अब आपको। तो इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है बताओ जरा, सिर्फ अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू जो है mg अपॉन 1.5 आएगी, इसकी वैल्यू mg अपॉन 1.5 आएगी। आप ये कह सकते हो 2/3 mg बन गया ये। तो ay की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे इस बार, तो बनेगी mg इंटू 1 माइनस 2/3। तो mg का 1/3 हो जाएगा अब ये ay। इसका मतलब अब जो y कंपोनेंट है वो आपका बढ़ गया। पहले y कंपोनेंट जीरो था, अब y कंपोनेंट यहां पे जो फोर्स लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स, वो अब आपका बढ़ जाएगा। और ये अच्छी चीज है, क्योंकि यहां पे भी तो कुछ ना कुछ y कंपोनेंट पड़ना चाहिए ना, दीवार के ऊपर कुछ तो है दीवार, समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत ये भी बैलेंस कर सकती है अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे। तो x कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ax पे। तो ax कंपोनेंट जो है वो यहां से आपका निकलेगा, कहां गया भाई ax कंपोनेंट? ax कंपोनेंट ये रहा ना भाई, ये हमने गलत लिख दिया ना, यहां पे ax आएगा। हाँ, तो ax कंपोनेंट जो आएगा वो ये बनेगा। तो इसमें अगर मैं t की वैल्यू पुट करूं तो जरा देखते हैं ax कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ा। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई है इनटू 1.5 अपॉन रूट ऑफ 3.25। अब जरा देखिए ax कंपोनेंट जो है 4905, ये उतना ही रहा। ठीक है, ये आपका उतना ही रहा 4905, ये नहीं चेंज हुआ भाई। ठीक है, x कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो इस तरफ लग रहा था हॉरिजॉन्टली वो अभी भी उतना ही लग रहा है। ठीक है, और लगना भी उतना ही चाहिए, आप लॉजिक से सोचिए। ठीक है, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को आगे की तरफ ले जाऊंगा तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी, ay बढ़ जाएगा, ax की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब एक काम करते हैं, इसको नजदीक लेके जाते हैं। कितना नजदीक? फिलहाल ये 1.5 पे था, अब इसको 0.5 पे ले जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए अगले केस में अगर मैं इसको 0.5 लेके जाऊं तो क्या होगा? ये मेरी स्लैब है, यहां पे mg है भाई मेरा। अब 0.5 पे हमने ये टेंशन लगा दी है t। ये हाइट है मेरी 1, ठीक है, ये हाइट है मेरी 1 मीटर, और इस बार ये हमने जो किया है ये 0.5 कर दिया है। ठीक है, तो अब जरा देखिए अगर अगेन मैं देखूं यहां पे ax एंड ay बनेगा और ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे बताओ जरा? सबसे पहले t cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 0.25 का 1.25 का रूट हो जाएगा भाई। तो t cos थीटा हो गया भैया। ठीक है, दिस हैज टू बी इक्वल टू ax। ax के बराबर आ जाएगा, t cos थीटा ax के बराबर आ जाएगा। अब आइए t sin थीटा, और साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाई, ये हो गया भाई टी साइन थीटा, ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, प्लस ay इज इक्वल टू mg कर दो। m की वैल्यू 500 और g की वैल्यू 9.81। सही है जी, ये लो जी। अब आइए टॉर्क के ऊपर, तो टॉर्क में बोलिए mg इंटू 1 माइनस टी साइन थीटा 1.25
साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा। साइन थीटा नहीं, साइन थीटा की वैल्यू बनेगी 1/1। ठीक है भाई, तो देखिए mg इंटू 1 तो ये वाला टॉर्क हो गया। अब आइए जो वर्टिकल टॉर्क है वो t साइन थीटा इंटू 0.5 कर दो, t साइन थीटा इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, t साइन थीटा इंटू टी साइन थीटा निकालिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये टी साइन थीटा हो गया, ये वाला इंटू 0.5 कर दिया। ठीक है, हाँ तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से ये वैल्यू अपने को पता चल गई है। तो यहां से एक तरह से आप ये कह सकते हो कि t इंटू 0.5 अपॉन रूट ऑफ 1.25 की जो वैल्यू है वो आपकी mg के बराबर ही आ गई है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा भाई, यही तो मेरा ax है, तो ये मेरा ax हो जाएगा। अब जरा ax की वैल्यू जरा देख लेते हैं कितनी आएगी है। पहले t चाहिए लेकिन उसके लिए, लेकिन t की जरूरत क्या है, mg है ना हमारे पास, mg से देख लेते हैं भाई। तो m इंटू जी करो, m मेरा 500 है, 9.81 कर दोगे तो 4905। इसका मतलब ax की वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या रह रही है बताओ, वो तो सेम ही रह रही है। चाहे आप यहां लगाओ, चाहे आप यहां लगाओ, चाहे आप यहां पे लगाओ, ax पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो x कॉम्पोनेंट है फोर्स का, रिएक्शन फोर्स का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सवाल यहां पे किसका है, सवाल यहां पे है y कंपोनेंट का। ठीक है, तो चलिए जरा y कंपोनेंट और देखते हैं। तो y कंपोनेंट यहां से पता चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले t निकाल लेते हैं, या t अपॉन ये निकाल लेते हैं ना। तो यहां से जरा देखिए, t अपॉन रूट ऑफ 1.25 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी 2mg। सही है भाई, एक बार देख लो। तो यहां से ये वैल्यू जो है मैं यहां पे पुट कर दूंगा। ठीक है, 2mg। तो ay की जो वैल्यू आएगी, अब जरा देखो, ये mg है, इधर 2mg है, तो ay मेरा नेगेटिव आ रहा है यहां से। ठीक है, ay मेरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहां पे लगाऊंगा ना तो ay मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। और t की वैल्यूज भी जरा निकाल लो, चलो t की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं, टेंशन देखते हैं अब कम हुई या ज्यादा हुई। ठीक है, बीडल में थी तब इतनी थी, अब देखते हैं टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी 2mg इंटू 9.81, 2mg इंटू रूट ऑफ 1.25। तो ये जो वैल्यू है अब ये बढ़ गई है 10,965, 967 है भाई, 967.91 इतना न्यूटन हो गई। तो टेंशन जो है वो इस तरफ जाओगे तो बढ़ेगी, और टेंशन बढ़ने से आपका जो ay की वैल्यू है, अब अगर मैं ay की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा mg, तो ये हो गया माइनस इसकी जो वैल्यू है वो 2mg है भाई, वो 2mg है। तो ay मेरा माइनस mg आ गया, इसका मतलब ay अब डाउनवर्ड लगने लग गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा, ay की वैल्यू अब नीचे की तरफ आने शुरू हो गई है। ax की वैल्यू जो है वो सेम रही, चाहे आप यहां पे बांधो, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, ax की वैल्यू जो है वो मेरी चेंज नहीं हो रही है। अब ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। अब आप समझिए कि प्रैक्टिकली अगर मुझे बांधना हो तो कहां पे बांधे, वो डिपेंड करेगा कि यहां पे जो आपने जो सपोर्ट लगा रखा है, जनरली ये दरवाजे के ऊपर होता है, दरवाजे के ऊपर हम एक बीम लगाते हैं, जो हमारा एंट्री वाला दरवाजा होता है, क्योंकि उसके आगे ही तो हमने स्लैब लगा रखा है, तो उस पे यहां पे एक बीम लगा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस बीम के नीचे की तरफ जो फोर्स है वो ना लगे, कम से कम फोर्स हम चाहते हैं नीचे की तरफ लगे बीम के ऊपर। ठीक है, तो बीम के ऊपर अगर नीचे की तरफ आप नहीं चाहते हो फोर्स को लगाना, इसका मतलब आप चाहते हो इस बीम के ऊपर की तरफ फोर्स लगे। अगर बीम के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, बीम के ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगा रहा है ये स्लैब, तो इसका मतलब स्लैब पे की तरफ फोर्स लगना चाहिए, स्लैब पे फिर इसका मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए। भाई आप देखो ना, इस स्लैब के ऊपर रिएक्शन फोर्स हम देख रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है इनके ऑपोजिट जो है वो इस बीम पे लगेंगे ना, या वॉल पे लगेंगे। अब इस बीम के ऊपर देखो दो फोर्स लगेंगे, रिएक्शन फोर्स ax इधर था, ay इधर था, ये तो स्लैब के ऊपर था, तो बीम के ऊपर किधर लगेंगे बताओ जरा। बीम के ऊपर ax इधर लगेगा और ay इधर लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं पहले केस में देखूं, जो सबसे पहला केस हमने बनाया था, जब इसमें मिडिल में हमने लगाया था तो उस केस में क्या था, उस केस में ay की वैल्यू 0 थी। इसका मतलब इस बीम के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, केवल किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। इसका मतलब अंदर या बाहर फोर्स लग रहा है, और क्योंकि रिएक्शन फोर्स ax इधर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बीम के ऊपर इस तरफ फोर्स, स्लैब के ऊपर इस तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो बीम के ऊपर इस तरफ लग रहा होगा फोर्स।
इसका मतलब दरवाजे को पीछे की तरफ धकेल रहा होगा ये स्लैब जो है दरवाजे को पीछे की तरफ धकेल रहा होगा अगर आपने टेंशन यहां पे लगाई है तो। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग को पीछे लगा दिया तो फिर क्या होगा? तो AX की वैल्यू तो वही रहेगी। देखो AX नहीं बदल रहा कहीं पे भी, चाहे स्ट्रिंग को आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, AX की वैल्यू नहीं बदल रही। इसका मतलब आगे या पीछे जो इस दरवाजे की तरफ जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है इस स्लैब की वजह से वो तो उतना ही लगेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दरवाजे के ऊपर जो बीम लगी हुई है उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो आप वेरी कर सकते हो। आगे पीछे वाला फोर्स नहीं वेरी कर पाओगे आप, ठीक है, बट ऊपर या नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो वेरी कर सकते हो। जैसे कि देखो पहले केस में स्लैब के ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव वो जीरो लग रहा है। पहले केस में स्लैब के ऊपर की तरफ फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है, तो बीम के ऊपर इसका मतलब वो नीचे की तरफ लगेगा। तो बीम के ऊपर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा पहले केस में, मिडिल में जब आप लगाते हो तो। इस केस में देखिए, इस केस में स्लैब में ऊपर की तरफ पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ AY जो है वो मेरा पॉजिटिव फोर्स लग रहा है mg/3, 1/3 इसका जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर मैंने स्ट्रिंग को आगे लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बीम बनेगी, जो बीम यहां पे होगी दरवाजे के ऊपर, उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg/3, 1/3 फोर्स ये स्लैब का हैंडल कर रहा होगा। ये स्लैब का फोर्स वजन जो है उसका 1/3 जो है ये खुद हैंडल कर रहा होगा जो बीम लगाया होगा हमने, ठीक है। अगर हमने स्ट्रिंग को आगे सरका दिया तो कहां पे 1.3, टोटल 2 लेंथ है ना, 2 लेंथ का 1.3 पे यहां पे कर दिया तो। अगर मैंने स्ट्रिंग को थोड़ा नजदीक कर दिया तो क्या होगा? तो इस बीम के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स ना लग के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ये इंटरेस्टिंग है। अगर नजदीक कर दिया तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को एक्सपेरिमेंट सेटअप में मिलना होगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट सेटअप में मिलते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि क्या ये सही हमने ऑब्जर्वेशन निकाली है या नहीं निकाली है। तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में। तो चलिए दोस्तों, अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं। हमारे पास एक रोड है और इस रोड के साथ, आयरन रोड के साथ हमने एक और ऑरेंज कलर की रोड को अटैच किया है। ये ऑरेंज कलर की जो रोड है ये मैग्नेटिक रोड है, ये मूव कर सकती है, इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। आप बोलोगे सर ये आपने ऐसे क्यों लगाई है? उसका कारण है, मैं बताऊंगा। इस आयरन रोड का प्लस इस ऑरेंज रोड का मास हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 1.87 किलोग्राम हमने इसका मास रीड किया है। दूसरा, इसके ऊपर हमने 3 जगह पे ड्रिल किया है, एक यहां पे, एक इससे पहले और एक इससे आगे। अब ये जो पॉइंट है ये इसका हम सेंटर ऑफ मास बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक ड्रिल जो है जहां से हम इसको स्ट्रिंग को लगा सकें वो एक सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन पे होना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या ये सेंटर ऑफ मास है, ये कैसे पता करें? तो हमने ड्रिल तो कर दिया और मेजरमेंट लेके किया कि इसके मिडिल में हम इसको ड्रिल करें, तो बट जरूरी नहीं है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास हो। तो उसके लिए हमने ये मूविंग रोड लगाई है नीचे, क्योंकि इसको हम आगे पीछे करके इसको हम सेंटर ऑफ मास बना सकते हैं। जैसे कि जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये रोड मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ और मैं अगर इसको ऐसे उठाऊं तो इस तरफ टिल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्टेड है कहीं पे। तो इसलिए मैं इस रोड को थोड़ा सा वापस कर देता हूं, ठीक है, इस तरफ ले आता हूं, सो दैट जो सेंटर ऑफ मास है वो मेरा इधर की तरफ शिफ्ट हो सके, ठीक है। चलिए अब जरा चेक करते हैं, तो मैं इसको यहां से फिर से उठा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हो कि अब ऑलमोस्ट मेरा ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये अब मेरा सेंटर ऑफ मास है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। रफली है थोड़ा, मतलब एरर हमेशा ही रहता है। तो ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, इससे इधर भी मैंने एक ड्रिल किया हुआ है और इधर भी ड्रिल किया हुआ है, सो दैट मैं स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकूं यहाँ पे। तो चलिए अब जरा इसको कनेक्ट करते हैं और जरा देखते हैं कि जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, कॉन्टेक्ट जो सपोर्ट पॉइंट होगा, इसको वॉल के साथ हम कनेक्ट करेंगे, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा वहां पे हमें रिएक्शन फोर्सेस को मेजर करना है और स्ट्रिंग को फिर अलग अलग जगह पे लगाएंगे। जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उससे पीछे एक बार स्ट्रिंग को लगाएंगे और एक बार आगे लगाएंगे और रिएक्शन फोर्सेस को जरा देखते हैं कि उसका वेरिएशन कैसे आता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको माउंट कर दिया है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 लोड सेल लगा रखी हैं। ये जो लोड सेल है ये आपके मास को रीड करेंगे, कितना किलोग्राम का मास इनके ऊपर लगा हुआ, उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करके आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 लोड सेल जो है, एक लोड सेल आपकी यहाँ पे लगी हुई है, ये लोड सेल जो है ये एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स को रीड करेगी, और ये जो लोड सेल है जो वर्टिकल फॉर्म में लगी हुई है ये वाई डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स को रीड करेगी। फिलहाल जो हमारा मीटर लगा हुआ है
जो मास को रीड कर रहा है, जो लोड सेल की रीडिंग जो आ रही है, ये वर्टिकल फोर्स की आ रही है। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। अब और यहाँ पे सेम पॉइंट यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो वर्टिकल जो लोड सेल है ना, ये ओपन पड़ी है, इसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा, ठीक है। और ये रीडिंग भी मेरे ख्याल से सुनील जी बताएंगे कितना आ रहा है, 0 रीडिंग के राउंड आ रहा है, ठीक है, रफली 0, और आना भी चाहिए 0। तो इसका मतलब है यहां पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो केवल और केवल अब एक्स डायरेक्शन में होगा। कितना होगा उसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे आप टेंशन निकाल सकते हो कि कितनी टेंशन है। उसके लिए हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी और ये एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल आप देख सकते हो डी से हमने इसको मेजर किया है कितना एंगल है। दूसरा ये जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट 39 से 40 सेंटीमीटर के बीच में है। तो आप 39 से 40 के बीच में लेंथ को लेके आप टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और उस फिर टेंशन का जो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उतना ही ये आपको रिएक्शन फोर्स यहां पे देखने को मिल रहा होगा। अब हम ये मेजर भी कर सकते हैं जो रिएक्शन फोर्स इधर आ रहा है ये कितना आ रहा है। तो उसके लिए मुझे कनेक्शन थोड़े चेंज करने होंगे क्योंकि दूसरी लोड सेल को मुझे यहां पे अब कनेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं जरा दूसरी लोड सेल को कनेक्ट करता हूं और जो रिएक्शन फोर्स जो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है उसको अब जरा चेक करते हैं। तो चलिए मैं जरा कनेक्शन को बदलता हूं। तो यहां पे अब मैंने कनेक्शन दूसरा कर दिया है। अब यहां पे जो रीडिंग आ रही है वो आपकी जो ये एक्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है उसकी रीडिंग आ रही है। ऑब्वियसली इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतने न्यूटन का फोर्स अब ये रीड हो रहा है एज एक्सपेक्टेड। हम इतना ही ऐसे ही एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो पॉइंट है उसको अब मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। अब जरा इस स्ट्रिंग को यहां से हैंग करते हैं और देखते हैं कि जो ये हमारी जो स्लैब है ये कितना फोर्स अब लगाती है वर्टिकल एंड जो वर्टिकल फॉर्म में है वो एंड हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना अपने को दिखाती है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं इस बार यहां पे कनेक्ट करूंगा, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है उससे आगे हम स्क्रू करेंगे अब इसको। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब हम इस एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं और यहां पे अब हमने क्या किया है, जो स्ट्रिंग कनेक्ट की है वो अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट था उससे अब हमने आगे कर दी है। तो जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को आगे किया, इंटरेस्टिंगली जो वर्टिकल फोर्स है वो बढ़ गया है आपका। आप देख पा रहे होंगे अभी जो आपको रीडिंग नजर आ रही है वो आपकी वर्टिकल फोर्स वाली है। मैं चाहूंगा सुनील जी मुझे बताएं कि कितना रीड कर पा रहे हैं आप। 0.765। इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना न्यूटन का फोर्स अब यहां पे वर्टिकली आ गया है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा वो उतना ही रहेगा, वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो लास्ट जो हमने देखा था उतना ही अभी हमें देखना मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है उसको जरा एक बार रीड करते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर से कनेक्शन थोड़े से चेंज करने होंगे। तो चलिए मैं जरा कनेक्शन चेंज करता हूं एंड आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स को दिखाता हूं कि कितना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स अब अपने को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगेन अब आप देख सकते हो यहां पे अब हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स को रीड कर रहे हैं और यहाँ पे 3.0807 के राउंड दिखा रहा है, मतलब 3.1 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं। पिछली बार 3.2 था, अब यहाँ पे 3.1 है। तो इतना एरर आप लेके चले। वो एरर क्यों आ रहा है आप ये पूछोगे मुझसे, तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी है, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत एरर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो कि जैसे हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे स्ट्रिंग को तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपका उतना ही रहा, ऑलमोस्ट, वो नहीं चेंज हुआ। वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है वो आपका बदल गया है। अब एक काम करते हैं, इसको जरा पीछे लगाते हैं। जो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट था उससे हमने आगे स्ट्रिंग को लगाया, अब जरा पीछे लगाते हैं स्ट्रिंग को एंड पीछे वाले पॉइंट पे भी जरा चेक करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन फोर्स है उसकी क्या वैल्यू आती है और जो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स है उसकी क्या वैल्यू आती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों अब इसके लास्ट पार्ट में मैं रेडी हूं। यहां पे हमने स्क्रू को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पीछे लगा दिया है और यहां पे स्ट्रिंग अब कनेक्टेड है। तो अब आप देख पा रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो अभी भी आपका सेम 3.1 ही दिखा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, उतना ही दिखना चाहिए। लेकिन जो यहां पे जो वर्टिकल रिएक्शन फोर्स आएगा वो अब आपका नीचे की बजाय ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब नेगेटिव दिखाना चाहिए वर्टिकल, बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो है मेरा ये जो लोड सेल है ये नेगेटिव दिखा नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि इसको जब आप इलोंगेट करोगे ना तभी ये रीडिंग दिखाएगा, इसको कंप्रेस करेंगे तो नेगेटिव दिखाएगा, और कंप्रेस हो नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लगा रखी है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि बिल्कुल ये हिल रहा है धागा, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है इसमें। आप बोलोगे सर लेकिन ये तो ऊपर उठना चाहिए यहाँ से, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से ऊपर उठना चाहिए, वो जो फ्रिक्शन है यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट पे वो इसको उठने नहीं दे रहा। अदरवाइज अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा तो आप देखना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो चलिए मैं जरा इसको हिला के दिखाता हूं आपको। तो जैसे मैं इसको थोड़ा बहुत हिला रहा हूं आप देख पा रहे होंगे बेंड हो रहा है, ये फ्रिक्शन की वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा। असल में फ्रिक्शन की ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ये आपका ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। बट असल में यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो अब आपका ऊपर की तरफ आ गया, जो पहले नीचे की तरफ जो रिएक्शन फोर्स थे वो अब आपका ऊपर की तरफ आ गया। तो जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था वैसे ही हम प्रैक्टिकली उस चीज को रिलेट कर सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया। अब चलिए वापस चलते हैं बोर्ड पे एंड कुछ आगे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जरा देखिए मेरे पास दो प्लेन है, सोचिए एक ऐसी प्लेन है और एक ऐसी प्लेन है, और ये जो एंगल है ये मान लीजिए 60 डिग्री का है। अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसे रोड ली और ये सरफेस स्मूथ है भाई इनके ना, ऐसे एक रोड ली और इस रोड की जो लेंथ है वो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर हमारी इसकी लेंथ है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। सोचिए यहां पे इसके बिल्कुल मिडिल में हमने एक 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, या आप कह सकते हो 600 न्यूटन का इसका खुद का फोर्स है मास की वजह से। और यहां पे हमारे पास एक वॉल हमने यहाँ पे अटैच कर दी और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, दूसरा रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे और यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे ये टच कर रही है ना इसको, तो यहाँ पे ये सरफेस के परपेंडिकुलर इधर रिएक्शन फोर्स आएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं, कुछ ए नाम दे देता हूं, ए ये है मान लीजिए मेरा बी, तो ए पे रिएक्शन फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, बी पे आपका रिएक्शन फोर्स इधर होगा, ठीक है, एन बी इसको बोल देता हूं, ये बन गया एन ए, और यहां पे एक टेंशन भी आएगी भाई, टेंशन मेरी ये होगी, और एक यहां पे एक एम जी फोर्स, ये जो 600 न्यूटन का जो फोर्स है ये डाउनवर्ड है। तो ये एक तरह का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। आपको ये एन ए एन बी एंड टेंशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। तो आसानी है भाई, ये तो एक बार जब आप रिएक्शन फोर्सेस को दिखा देते हो ना फिर तो समझ लो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ये आई कैप है, ये जे कैप है, 2D में मेरी प्रॉब्लम है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 90 है तो इधर वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो अगर मैं, और ये 60 का है भाई, तो अगर मैं एक्स कॉम्पोनेंट निकालूं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखते हैं ना क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, दे रखा है आपको। तो अगर मैं x कंपोनेंट निकालूं तो t cos 60, तो t/2 आ गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, माइनस na cos 30, तो na √3/2, सही है भाई, ये नेगेटिव दिखाएंगे बस, और तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं। इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई है, t की वैल्यू आ गई है na√3, ये मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है दोस्तों। अब आइए वर्टिकल, वर्टिकल में क्या करेंगे, t sin 60, तो t √3/2, ये हो गया t sin 60 वर्टिकल ऊपर, और एक क्या बन गया na sin, तो na/2, ये भी आपका ऊपर की तरफ है, और एक आपका nb ऊपर की तरफ है, nb आपका ऊपर की तरफ है। दिस हैज टू बी इक्वल टू mg, mg आपका 600 नीचे की तरफ हो गया, सही है। तो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, बट प्रॉब्लम यहां पे है 3 वेरिएबल है और इक्वेशन आपके पास 2 ही है, तो अपने को एक इक्वेशन और चाहिए। तो एक इक्वेशन किसकी निकाले, टॉर्क की निकालते हैं, और टॉर्क की इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहां पे लिखो इस पॉइंट के अबाउट टाउ ए को 0 करो। आप बोलोगे सर टाउ ए को क्यों 0 कर रहे हो, क्योंकि यहां पे 2 अननोन फोर्सेस हैं, एक टी और एक एन ए। जब आप यहां पे टॉर्क की इक्वेशन लिखोगे तो दोनों ही गायब हो जाएंगे आपके, सही बात है। तो इसलिए हम यहां पे टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो एक ही अननोन बचेगा, फिर ये एनबी आपका सीधा सीधा निकल ही आएगा। जरा देखिए कैसे, अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो एक तो ये 600 न्यूटन जो फोर्स है ये डाउनवर्ड है, और डी मेरा ये डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की,
ठीक है, अब ये कैसे निकाले भाई, डी मेरा इधर है और 600 न्यूटन इधर, डी क्रॉस एफ करोगे बाहर की तरफ आएगा टॉर्क, पॉजिटिव लिखेंगे, कितना लिखेंगे लेकिन वो लिखेंगे 600 इंटू ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, और ये जो डिस्टेंस है कितनी है बताओ, पूरी लेंथ 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये हम निकाल लेते हैं भाई, ये एंगल कैसे निकालोगे बताओ, अगर ये 60 है तो पूरे का पूरा 60 बनेगा, ये पूरा, ये देखो ना ये 60 है तो ये कितना हो गया बताओ जरा, ये हो जाएगा 120, ये है आपका 30, तो ये एंगल भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 30 है, पूरे का पूरा 60 है, तो ये इधर 30 डिग्री आएगा, तो ये लेंथ आपके पास आ जाएगी, ये लेंथ कितनी आएगी बताओ जरा, ये लेंथ आपके पास आएगी 1.5 cos 30, 1.5 cos 30, और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो -2 कर दो, तो 600 मेरा डाउनवर्ड है, डी इधर है, तो डी क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क बाहर की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव टॉर्क होगा ये, ठीक है। अब आइए यहां पे जरा देखो, ये जो है ये नेगेटिव टॉर्क देगा, कितना देगा नेगेटिव, उसको अगर मैं निकालना चाहूं तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये भी बहुत आसान है भाई, ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। अब आप बताइए 3 cos 60 लेंथ है ये, तो इसका मतलब 1.5 होगी, और इसका टॉर्क नेगेटिव आएगा -NB इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। एक बार जरा देख लो भाई, इसका जो लेंथ है ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये आपकी 3 cos 30 आएगा भाई, माफ कीजिएगा 3 cos 30, 3 cos 30, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या करना है, ये एंगल 60 है ना, तो ये 30 होगा ना भाई, तो cos 30 लो ना यार, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर cos 30 करोगे तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आ गई, और NB मेरा ऊपर की तरफ है, तो नेगेटिव टॉर्क आएगा, और इक्वल टू क्या कर दो 0, बस, और कोई टॉर्क में आएंगे ही नहीं भाई, 2 ही आएंगे, 10⁻² मेरा हट गया, cos 30 भी मेरा कॉमन आगे हट गया, तो यहां से जो NB की वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी 600/2 विच इज 300 न्यूटन, तो NB मेरा 300 न्यूटन आ गया सीधा सीधा, ठीक है। NB की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, अब NB की वैल्यू अगर मेरे पास डायरेक्टली आ गई तो मैं NB को यहां पे पुट कर देता हूं, तो यहां से आ गया NA/2 प्लस T√3/2 इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, NB को उधर जाके माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब तो बस प्रॉब्लम सोल्व हो गई भाई, अब क्या है, अब तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो इससे आगे, तो ठीक है। यहां से आप T की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो जरा देखिए ये बन जाएगा NA/2 प्लस T की जगह पे ये पुट कर दो, तो बन जाएगा 3NA/2 इज इक्वल टू 300। जरा देखिए भाई, मैंने T की वैल्यू जो है NA इंटू √3 पुट कर दिया T की जगह पे, तो 3NA/2 बन गया ना ये, तो यहां से जब आप ऐड करोगे तो 2NA हो जाएगा, 2NA कम्स आउट टू बी 300, तो NA की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 150, NA की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन का मेरे पास NA फोर्स आ गया है, ठीक है। और तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी 150√3 न्यूटन। तो ये देखिए सारे हमने कैलकुलेट कर लिए, बहुत आसान प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आई। आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, एक और एपिसोड में दूंगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, थैंक यू।